चार्ट मास्टर बीएन पर हमारी नई वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम सबसे प्रसिद्ध निवेशकों और ट्रेडर्स की साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं राकेश झुनझुनवाला से, जिन्हें भारत का बिग बुल भी कहा जाता है। नमस्कार। हमारे पास राकेश झुनझुनवाला के मनोविज्ञान को समझने वाली एक विस्तृत रिपोर्ट है और आज की हमारी चर्चा का मिशन ये समझना है कि वो कौन सी मनोवैज्ञानिक सोच थी जिसने उन्हें 5,000 से 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति बनाने में मदद की। ये सफर कमाल का है। बिल्कुल, उनकी कहानी में ट्रेडर वाली सहज प्रवृत्ति और लंबी अवधि के निवेशक वाली समझदारी का एक, आप कह सकते हैं, अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। आज हम इसी मनोवैज्ञानिक ढांचे को परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। हाँ, तो चलिए इसे खोलते हैं। उनके पिता जो एक आयकर अधिकारी थे, घर पर अक्सर शेयर बाजार की बातें करते थे। उस समय तो ज्यादातर भारतीय परिवारों में बाजार को जुआ समझा जाता था। इसका उन पर क्या असर हुआ होगा मनोवैज्ञानिक रूप से? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जहां आमतौर पर डर होता है या संदेह होता है। इन चर्चाओं ने, ऐसा लगता है, राकेश झुनझुनवाला में डर की बजाय जिज्ञासा पैदा की। तो मतलब बचपन से ही उन्होंने बाजार को नंबरों और विश्लेषण के नजरिए से देखना शुरू किया, ना कि सिर्फ किस्मत के खेल की तरह। ये जो शुरुआती नजरिया था, जोखिम के प्रति सकारात्मक रवैया या कहें जिज्ञासा आधारित रवैया, यही शायद उनके बाद के साहसिक फैसलों का मनोवैज्ञानिक आधार बना। और फिर उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई भी की, लेकिन साथ ही 1985 में बाजार में भी उतर गए। ये तो दोहरा नजरिया हुआ ना, एक सुरक्षित रास्ता सीए वाला और दूसरा ये अपरंपरागत। हाँ बिल्कुल, ये उनकी शुरुआती मनोवैज्ञानिक सोच को दिखाता है। एक तरफ पारंपरिक योग्यता हासिल करना, सीए बनना, ये एक तरह की मानसिक सुरक्षा देता है, एक सेफ्टी नेट बनाता है। और दूसरी तरफ अपने जुनून, अपने अपरंपरागत सपने यानी शेयर बाजार का पीछा करना। इस सेफ्टी नेट वाली सोच ने शायद उन्हें वो आत्मविश्वास दिया होगा कि वो पूरी तरह विफल होने के डर के बिना सोचे समझे जोखिम ले सकें। तो ये दिखाता है कि उन्होंने शुरू से ही व्यावहारिकता और महत्वाकांक्षा के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश की। अच्छा, और उन्होंने शुरुआत की एक ट्रेडर के तौर पर, निवेशक के तौर पर नहीं, और वो भी सिर्फ 5,000 रुपए उधार लेकर। उनकी पहली बड़ी सफलता टाटा टी के साथ थी। इस शुरुआती ट्रेडिंग दौर से उनके मनोविज्ञान के बारे में क्या पता चलता है? हाँ, वो टाटा टी वाला ट्रेड 43 रुपीज से 143 रुपीज, वो भी सिर्फ 3 महीने में। ये उनके करियर का एक अहम मोड़ तो था ही, पर मनोवैज्ञानिक रूप से भी इसने एक पैटर्न सेट किया, जिसे हम कन्विक्शन वेटिंग कह सकते हैं। मतलब जिस आइडिया पर उनका भरोसा सबसे ज्यादा होता था, वो उसी में अपना ज्यादातर पैसा लगाते थे। ये नहीं कि छोटी छोटी रकम कई जगह फैला दी। ये सिर्फ डाइवर्सिफिकेशन से आगे की सोच है। इससे ये भी पता चलता है कि वो शुरू से ही औसत रिटर्न से संतुष्ट नहीं थे, वो बड़े मुनाफे की तलाश में थे और उसके लिए केंद्रित दाव लगाने को तैयार थे। उनका एक प्रसिद्ध ट्रेडिंग सिद्धांत भी था। गुजराती में कहते थे, वधारे वधारे लेवानू, घटारे घटारे बेचवानू, यानी बढ़ते हुए खरीदो, गिरते हुए बेचो। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है, पर क्या ये उतना ही आसान है? इसके पीछे क्या सोच थी असल में? सुनने में सीधा जरूर लगता है, हाँ, पर इसके पीछे बाजार की गति यानी मोमेंटम और ट्रेंड साइकोलॉजी की गहरी समझ है। यहाँ बात दिलचस्प हो जाती है। देखिए, आम मनोविज्ञान जाल क्या है? लोग गिरते हुए शेयर को सस्ता समझकर खरीदने लगते हैं, जिसे कहते हैं कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ। हाँ, बिल्कुल। सस्ता समझकर फंस जाते हैं। बिल्कुल। झुनझुनवाला ने इसके ठीक उलट किया। उन्होंने ताकत का यानी बढ़ते हुए ट्रेंड का अनुसरण किया। ये इस बात की पहचान है कि ट्रेंड आपका दोस्त है और उसके खिलाफ जाने की कोशिश करना वो अक्सर महंगा पड़ता है। ये उनके ट्रेडिंग मनोविज्ञान का एक मूल सिद्धांत था, कह सकते हैं। और अनुशासन की बात करें, स्टॉप लॉस, इस पर उनका नजरिया बहुत साफ था। उन्होंने कहा था, अगर मैं 100 रुपए पर खरीदता हूं और स्टॉप लॉस 90 रुपए है, तो अगर ये हिट होता है तो मैं बाहर निकल जाऊंगा, वरना मैं शांति से सो नहीं पाऊंगा। ये स्लीप टेस्ट वाली बात क्या? ये उनके उन्नत मनोवैज्ञानिक अनुशासन का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसके कई पहलू हैं, देखिए। पहला, पूर्व निर्धारित जोखिम स्वीकृति। मतलब ट्रेड में घुसने से पहले ही, इमोशनली अटैच होने से पहले ही वो तय कर लेते थे कि कितना नुकसान उठाने को तैयार है। दूसरा, यही स्लीप टेस्ट।
अगर किसी ट्रेड की चिंता उन्हें रात को सोने न दे तो ये उनके लिए एक सिग्नल था कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत जोखिम सहने की सीमा पार कर ली है, चाहे टेक्निकल एनालिसिस कुछ भी कह रहा हो। ये पर्सनल कंफर्ट को रिस्क के पैमाने की तरह इस्तेमाल करना है। और तीसरा, अनुशासित एग्जिट। नुकसान वाली पोजीशन में कभी एवरेजिंग नहीं करना। ये तीनों चीजें मिलकर दिखाती हैं कि उनका रिस्क मैनेजमेंट कितना व्यवस्थित और मनोवैज्ञानिक रूप से दृढ़ था। और सबसे हैरान करने वाली बात जो मुझे लगी, हाँ, उनका ये मानना कि 100 में से केवल 40 ट्रेड ही लाभदायक होंगे। हाँ, सिर्फ 40। ये तो आम ट्रेडर की सोच से बिल्कुल उल्टा है। वो तो हर ट्रेड जीतने की उम्मीद करता है। यही उनकी सफलता का एक बड़ा मनोवैज्ञानिक राज था। ये आम ट्रेडर की मानसिकता से बिल्कुल अलग है। उनकी सोच कुछ मुख्य बातों पर केंद्रित थी। पहला, लगातार छोटी छोटी जीत के बजाय कुछ बड़ी जीत पर फोकस करना। उन्हें पता था कि कुछ बड़े मुनाफे वाले ट्रेड उनके छोटे मोटे नुकसान की भरपाई से कहीं ज्यादा कर देंगे। दूसरा, उम्मीद में नुकसान वाली पोजीशन में बने रहने के बजाय तुरंत नुकसान काटना, लॉस को जल्दी एक्सेप्ट करना। तीसरा, बाजार की भविष्यवाणी करने के बजाय ट्रेंड का अनुसरण करना, मोमेंटम के साथ चलना। और इसमें अहंकार प्रबंधन भी शामिल है। ये स्वीकार करना कि गलत होना खेल का हिस्सा है, न कि कोई व्यक्तिगत हार। ये यथार्थवादी नजरिया उन्हें भावनात्मक उतार चढ़ाव से बचाता था। तो ये तो हुई उनके ट्रेडर वाले दिनों की बात, रफ्तार, अनुशासन, मोमेंटम। लेकिन जैसे जैसे उनकी पूंजी बढ़ी, वे ट्रेडर से लंबी अवधि के निवेशक बने। ये एक बड़ा बदलाव था। ये सिर्फ ज्यादा पैसा होने की बात नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक बदलाव भी था, है ना? निश्चित रूप से ये एक मनोवैज्ञानिक परिपक्वता को दर्शाता है। मतलब एक्शन ओरिएंटेड ट्रेडिंग से धैर्य ओरिएंटेड निवेश की ओर बढ़ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने ट्रेडिंग पूरी तरह छोड़ दी। ऐसा लगता है कि उन्होंने एक तरह की सेग्रीगेटेड मेंटल अकाउंटिंग अपनाई, यानी उन्होंने अपनी पूंजी को दिमागी तौर पर अलग-अलग हिस्सों में बांट लिया। एक हिस्सा ट्रेडिंग के लिए, जिसके नियम और मानसिकता अलग थे, तेज, अनुशासित, मोमेंटम आधारित, और दूसरा हिस्सा लंबी अवधि के निवेश के लिए, जिसकी सोच बिल्कुल अलग थी, धैर्य, फंडामेंटल विश्लेषण, बिजनेस की समझ। ये जैसे दो अलग-अलग मनोवैज्ञानिक टोपियां पहनना था। निवेश की बात करें तो टाइटन का मामला, वो तो सबसे ज्यादा मशहूर है। 2002-3 में जब उन्होंने शुरुआत की, तब टाइटन कोई बहुत पसंदीदा स्टॉक नहीं था। सुना है शुरुआती खरीद लगभग संयोग से हुई थी। ये उनके विपरीत सोच और दृढ़ विश्वास को कैसे दिखाता है? हाँ, रमेश दमानी के अनुसार शुरुआती कहानी कुछ ऐसी ही है। एक ब्रोकर ने आकर्षक कीमतों पर एक बड़ा ब्लॉक ऑफर किया। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि इसके बाद उनका निवेश वाला मनोवैज्ञानिक ढांचा कैसे काम करने लगा। ये क्रमिक प्रक्रिया थी। पहला, अवसरवादी एंट्री, मतलब बिना ज्यादा गहरी रिसर्च के भी वैल्यू को पहचान लेना और मौका न चूकना। दूसरा, खरीद के बाद जांच, शुरुआती निवेश करने के बाद बिजनेस को गहराई से समझना, उसका भविष्य देखना। तीसरा, दृढ़ विश्वास का निर्माण। जैसे जैसे उनका कंपनी और मैनेजमेंट पर भरोसा बढ़ता गया, उन्होंने ऊंची कीमतों पर भी और शेयर जोड़े। ये बहुत जरूरी है। और चौथा, लंबी अवधि तक होल्ड करना, कई बाजार चक्रों के दौरान पोजीशन बनाए रखना, उतार चढ़ाव झेलना। ये दिखाता है कि अवसर मिलने पर वो तेजी से निर्णय लेते थे, लेकिन फिर उस निर्णय को गहन विश्लेषण और बढ़ते हुए विश्वास से मजबूत करते थे। उनकी एक कहावत भी मशहूर है, अगर लड़की खूबसूरत है तो दूल्हा आएगा, अगर स्टॉक खूबसूरत है तो खरीदार आएगा। ये सुनने में मजेदार तो है, पर निवेश के लिहाज से इसका क्या मनोवैज्ञानिक अर्थ निकालें? ये कहावत उनके वैल्यू पहचानने के मनोविज्ञान को खूबसूरती से बयां करती है। उनका मानना था कि अगर कोई बिजनेस अंदर से मजबूत है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो देर सवेर बाजार उसे पहचानेगा ही। वक्त लग सकता है, पर पहचानेगा जरूर। ये सोच कुछ चीजें दर्शाती है। पहला, बाजार की भविष्यवाणी पर धैर्य को तरजीह देना, टाइमिंग की कोशिश नहीं करना। दूसरा, मार्केट टाइमिंग पर कंपनी की गुणवत्ता को तरजीह देना, क्वालिटी पहले। और तीसरा, इस बात में गहरा विश्वास कि दीर्घकाल में बाजार फंडामेंटल वैल्यू को पहचान लेता है। उन्हें ये मनोवैज्ञानिक आराम था कि अगर बिजनेस अच्छा है तो कीमत आज नहीं तो कल जरूर आएगी। और उनकी विपरीत सोच, कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग, मतलब भीड़ के खिलाफ जाना, जैसे टाइटन में तब निवेश करना जब वो संघर्ष कर रहा था, या शायद तेजी के माहौल में बेचना, ये तो मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत मुश्किल होता होगा। बेहद मुश्किल।
ये भीड़ के व्यवहार से पूरी तरह मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता दिखाता है। स्रोतों से साफ है कि वो कभी टिप्स या बाजार की आम राय मतलब मार्केट कंसेंसस पर भरोसा नहीं करते थे। वो अपना स्वतंत्र विश्लेषण करते थे और उस पर टिके रहते थे, खासकर तब जब बाजार उनके खिलाफ जा रहा हो। इसके लिए असाधारण मानसिक दृढ़ता चाहिए। संक्षेप में कहें तो उन्होंने तब खरीदा जब दूसरे डर में बेच रहे थे और शायद तब बेचा जब दूसरे लालच में खरीद रहे थे। ये डर और लालच के सामूहिक मनोविज्ञान के ठीक विपरीत चलना है। 2008 का संकट वो एक बड़ा उदाहरण है। कहा जाता है कि उनका पोर्टफोलियो 30% तक गिर गया था। उस वक्त घबराहट तो हुई होगी। उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, जैसा कि स्रोत बताते हैं? हाँ, 2008 एक बड़ा टेस्ट था। स्रोतों के अनुसार उनकी प्रतिक्रिया उनके मजबूत भावनात्मक नियंत्रण का प्रमाण है। पहली बात, घबराहट में बिक्री नहीं की, पैनिक सेलिंग नहीं। जब चारों तरफ अफरा तफरी थी तब भी उन्होंने अपना लंबी अवधि का नजरिया बनाए रखा। दूसरी बात, उन्होंने गिरावट को एक अवसर के रूप में देखा। उनका मानना था कि ऐसे समय में पैसा अधीर लोगों से धैर्यवान लोगों के पास ट्रांसफर होता है। तीसरी बात, रिकवरी पर फोकस रखा, अनुशासित तरीके से अपनी होल्डिंग्स बनाए रखी और 2012 तक न सिर्फ नुकसान की भरपाई की बल्कि मुनाफा भी कमाया। उनका एक सिद्धांत था, बुरे समय उन लोगों के लिए अच्छे समय होते हैं जो अपना संयम बनाए रखते हैं। ये संकट को अवसर में बदलने की उनकी विपरीत भावनात्मक क्षमता को दर्शाता है। उनकी एक और सोच जो सामने आती है वो है अराजकता से विकास, ग्रोथ फ्रॉम केओस। इसका क्या मतलब है? क्या वो जानबूझकर उथल-पुथल वाले समय की तलाश में रहते थे? तलाश में शायद नहीं, लेकिन जब अराजकता या अनिश्चितता आती थी तो वो इससे डरते नहीं थे, उसमें अवसर देखते थे। देखिए, ज्यादातर निवेशक स्थिरता और प्रिडिक्टेबिलिटी पसंद करते हैं। वहीं झुनझुनवाला का मनोवैज्ञानिक ढांचा उन्हें व्यवधान मतलब डिसरप्शन और अस्थिरता में भी वैल्यू ढूंढने की अनुमति देता था। इसी सोच के चलते वो शायद घोटालों के बाद अच्छी कंपनियों के शेयर सस्ते में खरीद पाए, या बाजार की बड़ी गिरावट के दौरान अपनी पोजीशन बनाए रख पाए, या दूसरों की घबराहट को खरीदने के मौके की तरह इस्तेमाल कर पाए। अगर इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये बाजार चक्रों की उनकी गहरी समझ दिखाता है कि गिरावट स्थायी नहीं होती और अराजकता के बाद अक्सर विकास का एक नया दौर आता है। ये भी दिलचस्प है कि वो अपनी गलतियों से सीखते थे, उनसे बचते नहीं थे। 2002 का एक वाकया बताया जाता है जब उन्हें लगा कि बाजार ने बॉटम बना लिया है, पर वो गलत थे। उस अनुभव से उन्होंने क्या मनोवैज्ञानिक सबक सीखे होंगे? बिल्कुल, ये वाकया उनके सीखने की प्रवृत्ति का अच्छा उदाहरण है। उस अनुभव ने उन्हें कई अहम मनोवैज्ञानिक सबक सिखाए होंगे। पहला, तुरंत नुकसान को पहचानना और स्वीकार करना, ईगो को बीच में नहीं आने देना। दूसरा, गलत साबित होने पर भी अनुशासन पूर्वक पोजीशन खत्म करना, चाहे नुकसान हो रहा हो। तीसरा, उस समय उन्होंने कर्ज चुकाने के लिए अपनी लंबी अवधि की होल्डिंग्स का कुछ हिस्सा करीब 25% बेच दिया। ये दिखाता है कि उनके लिए कोई भी निवेश इतना पवित्र नहीं था कि वित्तीय स्थिरता को दांव पर लगा दिया जाए। इस अनुभव ने उनके जोखिम प्रबंधन मनोविज्ञान को और मजबूत किया होगा, जो उनके इस कथन में झलकता है, मैंने कभी भी उससे ज्यादा जोखिम नहीं लिया जितना मैं खो सकता था। उन्होंने गलतियों को व्यक्तिगत विफलता की तरह नहीं देखा, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का जरूरी हिस्सा माना। तो ये सब सुनने के बाद सवाल उठता है कि उन्होंने डर और लालच जैसी शक्तिशाली भावनाओं को नियंत्रित कैसे किया? ये तो निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक चुनौती होती है। क्या इस पर कुछ रोशनी पड़ती है? हाँ, कुछ तकनीकों और सोच की तरफ इशारा मिलता है डर प्रबंधन के लिए। पहला, जैसा हमने पहले बात की, नुकसान के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना। ये मानकर चलना कि ज्यादातर ट्रेड सफल नहीं होंगे, वो 40% वाली बात। दूसरा, पोजीशन साइजिंग पर सख्त नियंत्रण रखना, कभी भी उतनी रकम का जोखिम नहीं लेना जिसे खोना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो स्लीप टेस्ट यहां फिर काम आता है। तीसरा, स्टॉप लॉस का अनुशासन बनाए रखना बिना सवाल किए। और लालच नियंत्रण के लिए, पहला, कोई निश्चित प्रॉफिट टारगेट नहीं रखना, जीतने वाले ट्रेड को तब तक चलने देना जब तक ट्रेंड रिवर्स ना हो जाए, ताकि बड़े मुनाफे की संभावना बनी रहे। दूसरा, हमेशा गुणवत्ता पर ध्यान देना, सिर्फ तेजी से बढ़ती कीमत के पीछे नहीं भागना, बल्कि अच्छे बिजनेस पर फोकस करना। तीसरा, धैर्यपूर्वक धीरे धीरे पोजीशन बनाना, एक ही बार में बड़ी खरीदारी से बचना।
ये तकनीकें भावनाओं को हावी होने से रोकने और मतलब तर्कसंगत निर्णय लेने में मदद करती थीं। उन्होंने एक बार बाजार की तुलना महिलाओं से की थी। आज्ञाकारी, रहस्यमयी, अप्रत्याशित और अस्थिर। क्या ये सिर्फ एक मजाकिया टिप्पणी थी या इसका कोई गहरा मनोवैज्ञानिक मतलब भी था? मुझे लगता है ये सिर्फ मजाक से ज्यादा था। ये बाजार की अंतर्निहित अनिश्चितता और अप्रत्याशितता की उनकी गहरी स्वीकृति को दर्शाता है। बाजार की प्रकृति से लड़ने या उसे पूरी तरह समझने का दावा करने के बजाय उन्होंने मनोवैज्ञानिक रूप से खुद को बाजार की इन विशेषताओं के साथ काम करने के लिए ढाला। ये स्वीकार करना कि बाजार पूरी तरह से अनुमानित नहीं हो सकता, उन्हें आश्चर्यों और झटकों से निपटने के लिए बेहतर ढंग से तैयार करता था। और इसी समझ ने शायद उन्हें दो अलग-अलग मनोवैज्ञानिक प्रणालियों को सफलतापूर्वक चलाने में मदद की। ट्रेडिंग मनोविज्ञान अल्पावधि, यहाँ फोकस मोमेंटम, तेजी, त्वरित निर्णय, सख्त स्टॉप लॉस, तकनीकी पैटर्न और पोजीशन से भावनात्मक दूरी पर था, बहुत प्रैक्टिकल। निवेश मनोविज्ञान दीर्घावधि, यहाँ प्राथमिकता फंडामेंटल विश्लेषण, बिजनेस की गहरी समझ, मैनेजमेंट की गुणवत्ता, दृढ़ विश्वास आधारित होल्डिंग और सालों के धैर्य पर थी। बिल्कुल अलग अप्रोच। ये तो वाकई दो अलग अलग व्यक्तित्व जैसा लगता है। एक तेज रफ्तार वाला ट्रेडर और एक बेहद धैर्यवान निवेशक, एक ही व्यक्ति में। तो इन स्रोतों के आधार पर इसका कुल मतलब क्या है? उन्होंने इन दोनों विरोधाभासी लगने वाली चीजों को मिलाया कैसे? यही उनकी मनोवैज्ञानिक प्रतिभा का सार है शायद। उनका एकीकृत दृष्टिकोण इन दोनों को संतुलित करता था। पहला, दृढ़ विश्वास के स्तर के आधार पर पोजीशन का आकार तय करना, जिस आइडिया पर जितना ज्यादा भरोसा उतना बड़ा निवेश या ट्रेड। दूसरा, अक्सर ट्रेडिंग से कमाए मुनाफे का इस्तेमाल लंबी अवधि की पोजीशन बनाने के लिए करना, एक इंजन की तरह। तीसरा, ट्रेडिंग के लिए स्टॉप लॉस का और निवेश के लिए दृढ़ विश्वास का उपयोग करना, दोनों के लिए सही जोखिम प्रबंधन। चौथा, हमेशा अवसरों के लिए कुछ तरलता यानी लिक्विडिटी बनाए रखना, कैश इज किंग वाली बात। संक्षेप में, ये ट्रेडर की जोखिम जागरूकता और निवेशक के धैर्य और विश्वास का एक अनूठा और गतिशील संतुलन था। और यही संतुलन उन्हें बाजार की अलग-अलग परिस्थितियों में सफल होने में मदद करता था। तो अगर हम राकेश झुनझुनवाला के मनोविज्ञान पर आधारित इन विश्लेषणों से निकले मुख्य सिद्धांतों को संक्षेप में बताएं, तो वो होंगे अलग अलग मानसिक खाते बनाना, ट्रेडिंग बनाम निवेश, विफलता को स्वीकारना और उससे सीखना, अपने विश्वास के अनुसार पोजीशन का साइज तय करना, मजबूत भावनात्मक अनुशासन रखना, भीड़ के खिलाफ जाने का साहस यानी विपरीत सोच, और हमेशा सीखते रहने की प्रवृत्ति। बिल्कुल सही कहा। उनकी मनोवैज्ञानिक विरासत सिर्फ पैसा बनाने के बारे में नहीं है, ये बाजार में सफल होने का एक मानसिक खाका, एक ब्लूप्रिंट पेश करती है। इसमें शामिल है भावनाओं पर महारत, बौद्धिक विनम्रता, मतलब ये मानना कि आप हमेशा सही नहीं हो सकते, रणनीतिक धैर्य, भारत की विकास गाथा में गहरा आशावाद, बाजार की ताकतों का सम्मान करना, अनुभव के आधार पर लगातार अपनी रणनीतियों को बेहतर बनाना और सिर्फ ट्रेडिंग के छोटे मुनाफों के बजाय लंबी अवधि में संपत्ति निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना, वेल्थ क्रिएशन। ये इस बात का प्रमाण है कि कैसे एक अनुशासित और अनुकूलनीय दिमाग बाजार की स्वाभाविक अस्थिरता पर विजय प्राप्त कर सकता है। यह विश्लेषण वाकई आंखें खोलने वाला रहा। अंत में श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ते हैं। झुनझुनवाला ने एक ट्रेडर की तेजी और एक निवेशक के धैर्य, इन दो विपरीत लगने वाले मनोवैज्ञानिक कौशलों को संतुलित करने में महारत हासिल की। आज के दौर में कोई व्यक्ति अपने निवेश, अपने काम या यहाँ तक कि जीवन के अन्य फैसलों में इन दो महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक क्षमताओं यानी तेजी से कार्य करने की क्षमता और गहरे धैर्य को कैसे विकसित कर सकता है और उनका संतुलन कैसे बना सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही रोजाना मार्केट एनालिसिस और ट्रेडिंग सेटअप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली ट्रेडिंग सेशन में।